ओके, सो हमारा नेक्स्ट यूनिट सेकंड का ही चैप्टर है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आएगी। तो हमारे पास रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये आपको जो बोल्ड लेटर में दिख रहा है बस वो यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। तो रिजिड बॉडी कौन सी होती है? इफ़ द डिस्टेंसेज अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, यानी कब सपोज कोई बॉडी हमें दी हुई है, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है अगर रिमेन्स इनवेरिएंट इन टाइम, टाइम के साथ वो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, बाय रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट, चाहे आप इस बॉडी पर बाहर से कोई सा भी फोर्स लगा दीजिए लेकिन इसके अंदर के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होती है तो इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ओके, सो इफ द डिस्टेंसेज अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स इनवेरिएंट इन टाइम बाय रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, द बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी के अंदर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं बाहर से तो भी उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच की दूरी जो है वो समय के साथ बदल नहीं रही है, तो इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोटेशनल मोशन जो होता क्या है वो हमें बताना है। तो रोटेशनल मोशन अकर्स इफ एवरी पार्टिकल इन द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल अबाउट अ सिंगल लाइन। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक सिंगल लाइन है, इसके अबाउट हमने रिजिड बॉडी को मूव करवाया, तो हर पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। पूरी बॉडी घूम रही है तो हर पार्टिकल क्या करेगा, अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्टिकल पास में है एक्सिस के वो छोटा सर्कल बनाएगा। ये R1 हो गया, ये R2 रेडियस हो गया, ये R3 हो गया। तो हर पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, एक सिंगल लाइन, यानी ये सिंगल लाइन होगी, इसके चारों तरफ क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, और इस जो जिस लाइन के अबाउट ये बनाते हैं उसे रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये दूसरी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, मतलब शॉर्ट आंसर के लिए जो होता है। तीसरा आपके पास एंगुलर मोमेंटम आता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, हम पढ़ चुके हैं उसको, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क की डेफिनेशन भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डायग्राम इज नॉट नेसेसरी इन एग्जाम, सिर्फ आप टॉर्क का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये इस तरह से हमने फॉर्मूला भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि डीजे बाय dt जो होता है वो टॉ के इक्वल होता है, मतलब इक्वेशन 1 जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। करेक्ट। यहाँ पर जे क्या होता है, जे जो होता है वो पूरा टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जितना अपने पास बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, सब पार्टिकल का मिला के टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा समेशन जे आई, और उसको हम यहाँ पर जे बोल रहे हैं। इसी तरह जो टॉ होगा वो भी क्या होगा, पूरे पार्टिकल्स पे लगने वाला टॉर्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो क्या करते हैं, जे जो होता है वो किसके इक्वल है, जे आई के इक्वल है, और जे आई आपके पास यहाँ पे कितना होता है, हमने अगर उसके बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है MI/RI² ओमेगा। अब ये कैसे आया, तो यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, जे कितना होता है, P इंटू R इंटू पी होता है। करेक्ट। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं तो थीटा नहीं लेंगे तो R और P होगा, और P आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, P होता है M इंटू वी, M इंटू वी होता है, तो यहाँ पे वो वैल्यू रख दी हमने MI/RI/VI, और आप जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है, R ओमेगा, तो VI आपका कितना हो जाएगा, RI और ओमेगा। मान लीजिए जो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की वो कांस्टेंट है, यानी वो हर पार्टिकल की अलग अलग नहीं होगी, तो हमने ओमेगा कांस्टेंट मान लिया, तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई ओमेगा। तो आप इस वी आई की जगह रखेंगे आर आई ओमेगा, तो यू विल गेट दिस टर्म। ठीक है, तो जे आई की जगह सीधा सीधा क्या रख सकते हैं, MI/RI² ओमेगा। इसमें से जो MI/RI² वाला टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और ये जो आई होता है ये आपका क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। तो एग्जाम में आ सकता है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। मतलब जो लीनियर मोशन में मास का रोल होता है, द्रव्यमान का जो रोल होता है, वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। आगे आ जाएगा वैसे ये। चलिए, तो टॉ इज इक्वल टू हमारा क्या था, dj/dt था, और j की वैल्यू अभी अभी निकाली है अपन ने, आई ओमेगा होगा।
और अपन को पता है यहाँ पे अगर मान लीजिए ओमेगा चेंज हो रहा है, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो आई कांस्टेंट रहेगा और डी ओमेगा बाई डी टी होगा, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल्फा लिख सकते हैं। जैसे डी वी बाई डी टी जो होता है लीनियर मोशन में वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, उसी तरह से एंगुलर मोशन के अंदर जो डी ओमेगा बाई डी टी होता है वो एल्फा के बराबर। ये रेखीय त्वरण होता है, ये कोणीय त्वरण होता है, मतलब दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन और दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास मिला है टो इज इक्वल्स टू आई एल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और आपके पास ये जो इक्वेशन 2 है दिस इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, मतलब लीनियर मोशन वाले, क्योंकि टो इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपके पास आई एल्फा। लीनियर मोशन में टॉर्क की जगह क्या आता है, फोर्स आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण की जगह क्या आता है, मास आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए जो होता है वो ट्रांसलेशन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, गति का समीकरण होता है, इसीलिए हमारे पास एंगुलर मोशन के अंदर क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन टो इज इक्वल्स टू आई एल्फा। आगे बात समझ में, अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, टो जीरो होगा, तो अभी अभी ऊपर देखा आई डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, उससे आपको क्या मिल रहेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनर्शियल कोफिशिएंट। इनर्शियल कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, वी नो दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इन ऑर्डर टू चेंज इट्स स्टेट, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी। तो अगर हमें इसकी स्टेट को, इसकी अवस्था को चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। The more mass of the body is, more force will be required to change of the state of the body, यानी कि जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। तो मास जो होता है इट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, तो वो उसके जड़त्व का एक तरह से मेजर होता है, माप होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पे है या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इस बार कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो इन ऑर्डर टू चेंज इट्स रोटेटिंग स्टेट, तो उसको ज्यादा तेज घुमाने से या कम तेज घुमाना है अगर हमें, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारी चीज जो हो रही है लीनियर क्वांटिटीज है, यहाँ पर सारी चीजें एंगुलर क्वांटिटीज है। तो अगर कोई बॉडी घूम रही है मान लीजिए, लेकिन वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, अगर उसको ज्यादा तेज घुमाना है या कम घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। पहले वाले को हमने सिर्फ इनर्शिया बोला था, इस बार क्या हो जाएगा, रोटेशनल इनर्शिया हो जाएगा। और रोटेशनल इनर्शिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने आपसे कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आपके पास आएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आपको कहां से कहां तक देनी है, एग्जाम में क्या लिख के आना है, लेट मी टेल यू, आपको यहां से शुरू करना है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और ये सब जो मैंने समझाया है और यहां तक, ये डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हो जाएगी। ठीक है, आप एक चीज और लिख सकते हैं, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेटिंग बॉडी के लिए वही रोल है जो कि ट्रांसलेशन मोशन में द्रव्यमान का होता है। ठीक है, जड़त्व गुण का वही रोल है जो कि द्रव्यमान का होता है लीनियर मोशन में। बाकी ये सब आपको यहाँ पर नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें, इनर्शियल कोफिशिएंट जो है वो आगे आ जाएगा। इसके बाद अपन सीधा आते हैं डेरिवेशन पे। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वेशन 1 से दिया जा रहा है। इक्वेशन 1 कैसे आई, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद ith पार्टिकल जो है, मान लीजिए RI रेडियस के सर्कल पे मूव कर रहा है। अभी ऊपर मैंने पिक्चर दिखाई थी,
अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग अलग सर्कल पे मूव करेंगे, अलग अलग रेडियस पे। ओमेगा सबका कांस्टेंट होगा लेकिन सबकी रेडियस अलग होगी, और क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, तो अगर r चेंज होता जाएगा और ओमेगा सेम है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी, इसलिए लीनियर वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी और रेडियस चेंज होगा बट ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ith पार्टिकल के लिए हम अगर रिलेशन लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, vi इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ri, जो कि इक्वेशन नंबर 2 से दिया हुआ है। ये vi की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास, अगर आप वीडियो बैक करके देखेंगे या मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए vi की वैल्यू यहाँ रखेंगे ओमेगा क्रॉस ri, तो ये रखने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। ओके अब यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर का लॉ लगेगा, इसको मान लीजिए आप ए बी और सी, तो आपको क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो यहाँ पर जहां पर ए है वहां पे आप इस एक्सप्रेशन में इस बी की जगह आप रखेंगे ओमेगा, ए की जगह आप रखेंगे आर आई, सी की जगह आप रखेंगे आर आई वापस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर आई डॉट आर आई आ जाएगा। तो ये देखिए आर आई डॉट आर आई मिलके क्या बनेगा, आर आई स्क्वायर बनेगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा आर आई स्क्वायर, फिर माइनस लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी की जगह फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे आर आई, ए की जगह क्या आ जाएगा फिर से आर आई, और बी की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा। तो आर आई और आर आई डॉट ओमेगा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल गया। मान लीजिए जो ओमेगा है उसके हमारे पास 3 कंपोनेंट है, तो ये देखिए वेक्टर फॉर्म में आई कैप ओमेगा एक्स, जे कैप ओमेगा वाई, के कैप ओमेगा जेड। आर आई जो है उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, आई कैप एक्स आई, जे कैप वाई आई, के कैप जेड आई। तो अगर ऐसी स्थिति में आर आई डॉट ओमेगा निकालते हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई होगा, और के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई और जेड आई ओमेगा जेड। तो इक्वेशन 4 में हम वैल्यू रखते हैं, लेकिन इक्वेशन 4 को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जे है इसके भी 3 कंपोनेंट है, जे एक्स, जे वाई, जे जेड। तो जब कंपोनेंट में लिखते हैं तो आई कैप वाले कंपोनेंट बराबर होते हैं, जे कैप वाले कंपोनेंट अलग से बराबर होते हैं, और के कैप वाले कंपोनेंट अलग से बराबर होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंपाउंड फॉर्म में मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस, इक्वेशन 5 में क्या डायरेक्टली लिख रखा है, मैं थोड़ा सा वैल्यू रख के फिर बताती हूँ आपको। सो यहाँ देखिए हमें जे की इक्वेशन ये मिली थी। ओके हमें जे की इक्वेशन ये मिली थी, करेक्ट। अब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो जे वेक्टर है इसके 3 कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे ये समेशन एम आई एज इट इज लिखा है। ओके ये वाला टर्म यहाँ पे एज इट इज आया है, आर आई वेक्टर एज इट इज है, और ये अभी अभी हमने आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर निकाला था वो ये आ गया। ठीक है फिर से स्टार्ट करते हैं, एल एच एस को हमने एज इट इज रहने दिया, यहाँ पर ये टर्म एज इट इज आ गया। ओके ओमेगा वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट होंगे और वो 3 कंपोनेंट हमने लिख दिए। बाद में क्या मल्टीप्लीकेशन में है, आर आई स्क्वायर जो कि यहाँ पे आ चुका है, माइनस में अब ये जो आर आई वेक्टर है इसको हमने क्या किया है, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ये कंपोनेंट फॉर्म में, और ये वाला जो टर्म है ये एज इट इज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है इसके बाद हमने क्या किया है, एलएचएस को वापस एज इट इज रहने दिया है, यहाँ पे एम आई एज इट इज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस आर आई को पहले ओमेगा एस से मल्टीप्लाई करना है तो वो आई कैप के साथ आ जाएगा, फिर इसको ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई करना है तो वो जे कैप के साथ आ जाएगा, फिर उसको ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करना है तो वो के कैप के साथ आ जाएगा। करेक्ट अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस एज इट इज आ गया, समेशन एम आई हमने अंदर ले लिया है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो आई कैप वाला पार्ट है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 3 टर्म आएंगे आई कैप के साथ में। तो आई कैप के साथ में 3 टर्म कैसे आएंगे, ये x जो है वो x ओमेगा x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो x है वो y ओमेगा y से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो x है वो x z ओमेगा z से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो j वाला टर्म है वो भी क्या होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3 टर्म आ जाएंगे 1 2 और 3। और इसी तरह से ये z वाला जो टर्म है वो भी 3 से आ जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ओके यहाँ तक हमारे पास हो चुका है, आई होप कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कंपोनेंट को अलग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कंपोनेंट और राइट हैंड साइड में आई कैप का कंपोनेंट इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कंपोनेंट क्या है, जे एक्स है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से केवल जे एक्स उठाया है, तो राइट हैंड साइड में भी हम सिर्फ वही कंपोनेंट उठाएंगे जो आई कैप के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए
कि समेशन एम आई जो है और आई कैप इधर है, तो आई कैप के साथ में सिर्फ कितना सा पार्ट आ रहा है ऊपर से, आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, ये रहा आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स। ठीक है, मैं दूसरा कलर लेती हूँ जिससे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आर आई स्क्वायर वाला टर्म हमने यहाँ पर ले लिया है, तो ये आ चुका है फर्स्ट, ये वाला टर्म आ चुका है। ठीक है, अब ये जे केप वाला टर्म नहीं लेना है, के केप वाला टर्म नहीं लेना है, यहाँ पे माइनस का समेशन एम आई है तो माइनस का समेशन एम आई है। आई केप के साथ में क्या है, ये तीन टर्म है, ये रहे तीन टर्म आपके, ये तीनों के तीनों लेने हैं, बाकी जे केप वाला नहीं लेना है, के केप वाला नहीं लेना है। तो तीन टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म, ये थर्ड टर्म आ गए, तीनों आ गए आपके पास में। आप थोड़ा सा पोज करके और कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एम आई कॉमन है, ओमेगा एक्स कॉमन है, तो आर आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ चुका है। बाकी हमने सेकेंड ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एज इट इज रख दिया है, तो ये वाला टर्म एज इट इज आ गया, ये वाला टर्म। अब जो इक्वेशन हमें मिली हुई है बुक में डायरेक्टली वो ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हमें यहाँ पर जो मैंने अभी अभी निकाली है वही है इक्वेशन 5। अब जैसे मैंने जे एक्स निकाला है बिल्कुल वैसे ही आप जे वाई निकालिए और वैसे ही आप जे जेड निकालेंगे, तो आपको इक्वेशन नंबर 6 और 7 मिलेगा। एग्जाम में 6 और 7 का डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिएगा कॉमन सेंस से कि कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। अब 5, 6 और 7 इनको कंबाइन लिखते हैं अपन इक्वेशन फॉर्म में। तो इधर तो देखो आपके पास है जे एक्स, जे वाई, जे जेड, तो इक्वेशन 8, 9 और 10 में देखो ये जे एक्स, जे वाई, जे जेड। इधर आपके पास ओमेगा एक्स है, ओमेगा एक्स है, ओमेगा एक्स है, तो यहाँ पे ओमेगा एक्स और ओमेगा एक्स। इधर ओमेगा वाई है, ओमेगा वाई है, ओमेगा वाई है, तो यहाँ ओमेगा वाई, वाई और वाई। इधर ओमेगा जेड है, ओमेगा जेड है और ओमेगा जेड है, तो ओमेगा जेड, जेड और जेड मिल गया। अब इनके जो कोफिशिएंट है उनको हम नाम देंगे। इसको हमने नाम दे दिया आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड। तो वो हमने इस तरह से इक्वेशन 8 में लिख दिया। तो हमने किसको किससे रिप्लेस किया है, आई एक्स एक्स हमने किसको माना है, वो इस इक्वेशन में पता चल जाएगा कि ये हमारा आई एक्स एक्स था, ये हमारा आई एक्स वाई था, ये हमारा आई एक्स जेड था, ये हमारा आई वाई एक्स था, ये हमारा आई वाई वाई था, ये हमारा आई वाई जेड था, ये हमारा आई जेड एक्स था, ये हमारा आई जेड वाई था और ये आई जेड जेड है। तो यहाँ नीचे आपको बस ये लिखना है कि आई एक्स एक्स हमने किसको माना है, आई वाई वाई हमने किसको माना है। और अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे और आई जेड जेड हमारा ये था, ऊपर वापस बैक करके देखेंगे तो जो आपको आई एक्स वाई मिला है और जो आपको वाई एक्स मिला है वो सेम टर्म मिला है। सिमिलरली एक्स जेड और जेड एक्स आपको सेम मिला है, वाई जेड और जेड वाई अपन को क्या मिला है, सेम मिला है। तो ये हमें मिल गया। मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 8 को। देखो इक्वेशन नंबर 8 को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, लिखना पड़े तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा 11 12 में, ये वाला एक कॉलम बनेगा। ठीक है, और इधर जो भी कॉमन आ रहा है ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स, तो ये जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बन जाएगी और साथ में आ जाएगा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। एक इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें ये मिलेगा। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जे एक्स की वैल्यू सपोज निकालनी है, जे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और हमें क्या मिलेगा, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड और ओमेगा जेड। और इक्वेशन 8 में आप देखोगे तो जे एक्स की वैल्यू आपको यही मिल रही है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आई एक्स एक्स को थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्योंकि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल क्यों, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल पे है ना इसलिए। तो आई एक्स हमें ये मिला था। हम जानते हैं कि आर आई स्क्वायर क्या होगा, आर आई वेक्टर आपके पास क्या दिया हुआ है, आई कैप एक्स आई प्लस जे कैप वाई आई प्लस के कैप जेड आई। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर करूँ तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो आर आई स्क्वायर जो है वो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। और इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपके पास, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। नाउ ये वाई आई स्क्वायर और जेड आई स्क्वायर है क्या, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द
डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस से दूरी है। क्यों दूरी है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर अपन देखते हैं 2D प्लेन के अंदर अपन बनाते हैं, कोई पार्टिकल है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये इधर आपका y है और ये इधर x है आपका। तो अगर उसका x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो x कोऑर्डिनेट होता क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये आपके पास x है। तो y एक्सिस से लंबवत दूरी, पार्टिकल जो है उस पार्टिकल की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, तो y एक्सिस से जब निकालोगे तो डिस्टेंस कितनी आ रही है? x आ रही है। करेक्ट। सिमिलरली जब अपन इस तरह से इस चीज को करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर 3D में इसको इमेजिन करें, तो जैसे ही आपके पास x आ गया, आप अपने रूम में इमेजिन कीजिए कि अगर आपको किसी पार्टिकल के आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो x y z है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी किस एक्सिस से कितनी होगी वो देख लीजिए एक बार। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये 3D में बनाया मैंने, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। पार्टिकल ये रहा, इस पार्टिकल के वो है आपके पास कोऑर्डिनेट x y z, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पार्टिकल से अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट लेने हैं तो y z प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालो, तो y z प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ आके मिल रहा है, और ओरिजिन से अगर आपने इसको मिलाया तो ये दूरी कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये कोऑर्डिनेट देखा जाए तो y है, ये कोऑर्डिनेट देखा जाए तो z है, क्योंकि ये भी z होगा आपके पास और ये भी y होगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वाई जेड ये जो दूरी है वो किससे दूरी ली जा रही है? अगर इस एक्स एक्सिस को मैं आगे लंबा मिला दूं 3D में इसको इमेजिन करो, तो ये दूरी क्या होगी आपकी? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और वो पार्टिकल की किस एक्सिस से होगी? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली वाई एक्सिस से दूरी लेनी है तो वो कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जेड एक्सिस से जो दूरी लेनी है वो कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो ith पार्टिकल की एक्स एक्सिस से दूरी है, ठीक है। हेंस the summing the product mass of the particle and the square of the distance from x axis on the particle I xx can be calculated। I axis को हम बोलते हैं moment of inertia of the body about x axis। क्यों बोला गया है अभी देख लेते हैं। देखो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक पार्टिकल है, उसका मास m है, अगर वो एक एक्सिस के अबाउट चक्कर लगा रहा है और कौन सी रेडियस से? r रेडियस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं m r स्क्वायर। लेकिन ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि सपोज ये x एक्सिस है और हमारा पार्टिकल यहाँ है, और x एक्सिस से अभी अभी हमें उसकी पता चली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो x एक्सिस के अबाउट चक्कर काट रहा है और इसका मास हमें दिया हुआ है m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट कितना लेना पड़ेगा? m इंटू एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए इसका नाम हम क्या देंगे? आई एक्स एक्स। वही लाइन यहाँ लिखी हुई है, आई एक्स एक्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। यानी आई एक्स एक्सिस को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं रिजिड बॉडी का, कौन सी एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। सिमिलरली आई वाई वाई जो है वो वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड जेड जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर और भी कंपोनेंट मिल रहे हैं इन तीन के अलावा, और वो कौन कौन से मिल रहे हैं? आई एक्स वाई, वाई एक्स, जेड वाई, जेड एक्स जेड। तो अब आप देखिए कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके केवल 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है उसके हमें कितने कंपोनेंट मिल रहे हैं? 9 कंपोनेंट मिल रहे हैं, 3x3 की मैट्रिक्स मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसको आप मैथ्स में आगे पढ़ेंगे, इस चीज को बोलते हैं टेंसर। वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, टेंसर के कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी टेंसर के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेंसर क्वांटिटी है। और ये आपको पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि ये कितनी कौन सी रैंक की टेंसर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा, जब 9 एलिमेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंड रैंक टेंसर। सेकेंड रैंक टेंसर क्यों कहते हैं? फर्स्ट रैंक टेंसर क्यों कहते हैं? देखो अगर आपको
आपको मैट्रिक्स मिलती ABCD, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स जब आपको मिलती है तब भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जबकि वेक्टर में कितने होने चाहिए, वेक्टर में केवल 3 कंपोनेंट होते हैं, तो 3 से ज्यादा हो गए, यहाँ पे 4 होते ही अब ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये क्या रहेगा आपके पास, टेंसर बन जाएगा। तो जब 2x2 का होता है तो इसे फर्स्ट रैंक का टेंसर बोलते हैं। इसके अगली जो मैट्रिक्स बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कितनी होगी, 3x3 की बनेगी। तो ABCDEFGHI, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, 9 कंपोनेंट इसके अंदर होंगे और ये सेकंड रैंक की टेंसर होगी। ये आपको छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 9 कंपोनेंट लिखिए, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या वो वेक्टर है या टेंसर है, अगर वो टेंसर है तो कौन सी रैंक का टेंसर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्योंकि 9 कंपोनेंट होते हैं तो वो सेकंड रैंक का होता है, अगर 4 होते तो हम क्या बोलते, फर्स्ट रैंक का बोलते। तो आई होप इट इज क्लियर। तो हमारे पास दिस टेंसर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। इसमें हमने देखा ये कंपोनेंट हमारे पास है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिमेट्रिकल टेंसर भी है क्योंकि ये कंपोनेंट दोनों जो है इक्वल आ रहे हैं। बस इसके अलावा अपन को ये चीजें नहीं करनी है फिलहाल। हाँ, अब हमें क्या करना है, देखो अगर हमारे पास हमारा जो रोटेशन एक्सिस है, आपको ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस तरह से समझिए कि अगर हमारे पास रोटेशन एक्सिस इस तरह से मिले, मतलब रोटेशन एक्सिस इस तरह से हो कि जो भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाए। ऑफ डायगोनल का मतलब जो डायगोनल पे नहीं है, अगर वो सारे जीरो हो जाएं तो उस केस में आपको इक्वेशन नंबर 8 से jx की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे प्लस का एक टर्म था, एक्स वाई था पर उसको अपन ने जीरो मान लिया, और इसी तरह से यहाँ पे क्या था, वाई एक्स था, वाई वाई था, सॉरी ये सेकंड वाला टर्म था। तो इक्वेशन 8 में अगर आप ये 3 टर्म जो हैं और ये 3 टर्म जो हैं अगर इन्हें जीरो रख दें तो इक्वेशन 8 जो है वो आपको मिलेगी जेएक्स जे वाई जे जेड, और उसकी वैल्यू आपको मिलेगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखो उसकी पिक्चर बनाई हुई है, मतलब 3 एक्सिस है आपके पास एक्स वाई जेड, और उन 3 के साथ में मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्वाइव कर रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में सर्वाइव कर रहा है, और जेड के रेस्पेक्ट में सर्वाइव कर रहा है, और बाकी कोई सी भी एक्सिस ऐसी नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले, ठीक है। तो ये हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस। अब इसमें एक केस और स्टडी करना पड़ता है जब जे जो है वो ओमेगा के पैरेलल ना हो। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि हम नॉर्मली लिखते हैं जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, हम हमेशा ये लिखते हैं, करेक्ट। और अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, क्योंकि आई तो जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं है। तो नॉर्मल जो फॉर्म लिखते हैं जे इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, उसमें जे और ओमेगा हमेशा पैरेलल माने जाते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी से। लेकिन हमें ऐसा केस पढ़ना है जब जे जो है वो ओमेगा के पैरेलल ना हो, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं ये कब होगा। तो यूजुअली हमें इक्वेशन 1 जो है वो मिलती है, लेकिन पैरेलल कब नहीं होगा, तो मान लीजिए हमारा जो बॉडी है जो वो केवल प्योर उसका रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, प्योर रोटेशन उसका एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। अगर ओमेगा जो है, ओमेगा क्या होता है, रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा के 3 कंपोनेंट होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बॉडी जो है वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग, केवल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, ओमेगा वाई जीरो हो जाएगा और ओमेगा जेड जीरो हो जाएगा। और हमें ये इक्वेशन मिली हुई थी, जेएक्स हमें इक्वेशन 8 में मिली हुई थी शायद। तो अगर इसके अंदर ओमेगा वाई जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ओमेगा जेड रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और जेएक्स आपको मिलेगा ये, जे वाई आपको मिलेगा ये, और जे जेड आपको मिलेगा ये। अब आप देखिए कि इस केस के अंदर जे वेक्टर जो है उसकी दिशा, तो उसमें तो आई कंपोनेंट भी मिल रहा है, जे कंपोनेंट भी मिल रहा है और के कंपोनेंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसके जो वेक्टर होगा वो आई जे के बीच में कहीं पे होगा, जे वेक्टर तो इधर आएगा, जबकि ओमेगा वेक्टर आपका प्योर एक्स डायरेक्शन में आएगा। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, ओमेगा में केवल आई कंपोनेंट आ रहा है, जबकि जे में क्या आ रहा है, आई भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, के भी आ रहा है। तो क्या इस कंडीशन में ओमेगा और जे पैरेलल है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा हो गया केस व्हेन जे एंड ओमेगा आर नॉट पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ रिजिड बॉडी, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।